तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे गोता लगाते हैं बी शू मिन की लिखी एक बेहद दिलचस्प और मार्मिक कहानी 1 सेंटीमीटर की गहराई में। ये सिर्फ एक कहानी भर नहीं है, बल्कि समाज के कठोर नियमों और एक आम इंसान के आत्मसम्मान के बीच होने वाली रस्साकशी का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। आइए इस पूरी घटना के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को करीब से समझते हैं। कहानी की शुरुआत में ही एक बहुत ही गहरी और शानदार बात कही गई है कि 20 सेंट में आत्मसम्मान सिर्फ बचपन में ही खरीदा जा सकता है। असल में ये चंद शब्द ना गरीबी, कर्व और बचपन की मासूमियत के उस नाजुक से संगम को बहुत ही खूबसूरती से पकड़ते हैं। एक बच्चे के लिए बस का एक छोटा सा टिकट केवल सफर का जरिया नहीं होता, बल्कि वो उसकी पहचान और बड़े होने की मान्यता का एक प्रतीक बन जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे पहले हिस्से की, एक आदर्श माँ का प्रयास। आगे चलकर कहानी में जो एक बड़ा टकराव होने वाला है, उसे समझने के लिए सबसे पहले मुख्य पात्र ताओ येंग की मानसिकता को समझना बहुत जरूरी है। ताओ येंग एक मजदूर वर्ग से आती है और एक फैक्ट्री में रसोइया है जो दिन भर भट्टी के पास खड़े होकर तिल और गेहूं की केक बनाती है। लेकिन जब बात उसके बेटे जियो ये की आती है, तो वो उसके लिए इस पूरी दुनिया का सबसे आदर्श और निर्दोष केंद्र बनने की जी तोड़ कोशिश करती है। ताओ यिंग के स्वभाव का ये दोहरापन वाकई बहुत दिलचस्प है। ध्यान दीजिए, जब वो अकेली होती है तो वो अक्सर बस का किराया नहीं देती ताकि लापरवाह कंडक्टरों को सबक सिखा सके। लेकिन जब वो अपने बेटे जियो ये के साथ होती है तो वो हमेशा किराया देती है। वो असल में अपने बच्चे के सामने एक बहुत ही संभ्रांत और उच्च विचारों वाले व्यक्ति की तरफ बर्ताव करने की कोशिश कर रही है, ताकि उसे एक बेहतरीन नैतिक ढांचा दे सके। ये सब काफी थका देने वाला होता है। इसी बात को तरबूज के रूपक से और भी स्पष्ट रूप से समझाया गया है। वो खुद तो पैसे बचाने के लिए तरबूज को बिल्कुल छिलके तक खाती है, लेकिन अगर उसका बेटा ऐसा करे तो वो उसे डांट लगाती है। उसका ये व्यवहार साफ दिखाता है कि वो किसी भी कीमत पर अपने बच्चे को सुसंस्कृत दिखाना चाहती है, और इसके लिए वो उसकी हर एक आदत को सख्ती से नियंत्रित करती है ताकि उनकी गरीबी की झलक बाहर ना आ सके। और इन सब का केंद्र क्या है? सिर्फ 20 सेंट। जी हाँ, ये बस के एक टिकट की सही कीमत है। वैसे तो ये एक बहुत ही छोटी सी रकम है जिससे शायद कुछ टमाटर या खीरे ही आए, लेकिन बस के अंदर ताओ यिंग इस पैसे को खर्च करने में जरा भी नहीं हिचकिचाती। वो ऐसा सिर्फ इसलिए करती है ताकि जियो ये की ऊंचाई और उसके आत्मसम्मान को पूरी अहमियत मिल सके। यहीं से कहानी अपने दूसरे और अहम पड़ाव पर आती है, मंदिर के द्वार पर संघर्ष। अब होता ये है कि ताओ यिंग ने अपनी और अपने बेटे की दुनिया का जो एक बहुत ही नाजुक सा संतुलन बनाया हुआ था, वो एक स्थानीय मंदिर की सैर के दौरान पूरी तरह बिखर जाता है। मांस की दुकान वाले से एक मुफ्त टिकट पाकर वो खुशी खुशी मंदिर पहुंचते हैं, लेकिन गेट पर लाल वर्दी पहने एक बहुत ही सख्त गार्ड उन्हें रोक लेता है। गार्ड बच्चे के लिए भी टिकट मांगता है, जबकि ताओ यिंग को पूरा यकीन है कि उसका बेटा 1.110 मीटर की उस छूट वाली सीमा के अंदर ही आता है। गार्ड का ये एक इकलौता वाक्य, खैर आपका बेटा 110 सेंटीमीटर से बड़ा है, पूरी कहानी का रुख ही पलट कर रख देता है। जो पल कुछ सेकंड पहले तक एक माँ और बेटे की खुशी भरी निजी सैर था, वो गार्ड के सीधे इल्जाम की वजह से अचानक एक बहुत ही अपमानजनक और सार्वजनिक मुकदमे में बदल जाता है। इसके बाद स्थिति कैसे बेकाबू होती है वो किसी दुस्वप्न से कम नहीं है। बच्चा दीवार पर बने लाल निशान के पास खड़ा होता है और वो निशान उसके कान तक आता है। ये देखकर ताओ यिंग बुरी तरह घबरा जाती है और बच्चे को सीधा खड़ा करने की जल्दबाजी में उसके सिर पर एक थप्पड़ मार देती है। बस फिर क्या था, वहां खड़ी भीड़ अचानक से उग्र हो जाती है और उसे एक ऐसी भयानक धोखेबाज माँ समझने लगती है जो चंद पैसे बचाने के लिए अपने ही बच्चे को पीट रही है। तो चलिए अब बढ़ते हैं कहानी के तीसरे हिस्से की तरफ, जो है सेंटीमीटर का सवाल। मंदिर की गेट पर हुए इस घोर अपमान के बाद कहानी बहुत ही कुशलता से वस्तुनिष्ठ वास्तविकता यानी ऑब्जेक्टिव रियलिटी की धज्जियां उड़ाती हुई नजर आती है। जरा इस बात पर गौर करते हैं कि कैसे अलग अलग जगहों पर पैमाने बदल रहे हैं। बस की दीवार पर बनी एक पेंट की हुई उंगली से लेकर मंदिर की टेढ़ी लाल रेखा और फिर पार्क की मशीन तक कोई भी माप एक समान नहीं है, और ये बदलते बाहरी पैमाने पात्रों की मानसिक स्थिति को पूरी तरह से विकृत कर देते हैं। और तो और वो गार्ड बहुत ही घमंड के साथ पेरिस में रखे शुद्ध प्लैटिनम से बने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रूलर का हवाला देता है।
ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प है कि कैसे नौकरशाही अपने इन अदृश्य और इलीट पैमानों का इस्तेमाल एक ऐसी मजदूर माँ को नीचा दिखाने के लिए करती है जिससे माप तौल का बस उतना ही अंदाजा है जितना एक पोशाक बनाने के लिए कपड़े का होता है। इस पूरे घटनाक्रम का जो अंजाम होता है वो हमारा चौथा हिस्सा है, विश्वास में दरार। अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए और बच्चे के सामने हार ना मानने के लिए ताओ यिंग मंदिर का टिकट खरीदे बिना ही वहां से लौट आती है। लेकिन जो मनोवैज्ञानिक नुकसान होना था वो हो चुका है। अब वो अपने बेटे का मूड ठीक करने के लिए उसे पार्क ले जाती है और आइसक्रीम दिलाती है। लेकिन वहां कुछ ऐसा होता है जो बच्चे की नज़र में उसकी माँ की छवि को पूरी तरह से तोड़ देता है। पार्क में एक बूढ़ी औरत वजन नापने वाली मशीन पर बच्चे को मापती है और उसकी ऊंचाई 1 मीटर 11 सेंटीमीटर बताती है। ये आंकड़ा जैसे उस गार्ड की बात को ही सच साबित कर देता है। ये सुनते ही जियो ये फूट फूट कर रोते हुए अपनी माँ से दूर भाग जाता है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी ड्रामेटिक आयरनी यानी नाटकीय विडंबना है। कहानी पढ़ने वाले या सुनने वाले तो ये जानते हैं कि वो मशीन जानबूझकर खराब की गई है ताकि लोगों को उनकी मनचाही ऊंचाई बताकर खुश किया जा सके। लेकिन जाहिर सी बात है, एक छोटा बच्चा इस हेप को बिल्कुल नहीं समझ सकता। और इसका सीधा असर घर पर दिखाई देता है। घर लौटने पर जियो ये ताओ यिंग की पीले इंचटेप से खुद को नापने से साफ इनकार कर देता है। वो साधारण सा इंचटेप अब बच्चे के लिए किसी जहरीले सांप जैसा हो गया है। वो अपनी माँ पर चीखता है कि उसने सिर्फ चंद पैसे बचाने के लिए उससे इतना बड़ा झूठ बोला। और यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी की आखिरी कड़ी, प्रायश्चित की खोज। 1 सेंटीमीटर का वो माप भौतिक रूप से भले ही बहुत छोटा सा हो, लेकिन उसने माँ बेटे के बीच एक बहुत बड़ी भावनात्मक खाई पैदा कर दी थी जिसे भरने के लिए ताओ यिंग अब बेकरार है। उसका ध्यान काम से पूरी तरह भटक चुका है। वो फैक्ट्री में अपने तिल और गेहूं के केक को जला बैठती है, जो जलकर अब कैमोफ्लाज वर्दी पहने छोटे कछुओं जैसे दिखने लगते हैं। ये साफ दिखाता है कि अपने बच्चे का सम्मान खो देने से उसकी पूरी दुनिया कैसे हिल गई है। अपने बेटे की नज़रों में खुद को फिर से सही साबित करने के लिए ताओ यिंग नौकरशाही से उसी की औपचारिक भाषा में लड़ने का फैसला करती है। वो एक औधिकारिक माफीनामे की तलाश में निकल पड़ती है। इसके लिए वो मंदिर प्रशासन को एक लेटर ड्राफ्ट करती है और फैक्ट्री के एक लेखक से उसे चेक भी करवाती है। ये पूरी प्रक्रिया दर्शाती है कि कैसे वो एक ऐसी व्यवस्था के खिलाफ हताश और थका देने वाली लड़ाई लड़ रही हैं जो बेहद आसानी से उस गरिमा को छीन लेती है जिसे उसने इतनी मुश्किलों से संजोया था। ये एक इकलौते सेंटीमीटर के लिए न्याय मांगने का एक अंतहीन सिलसिला बन जाता है। तो अंत में ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक माता पिता अपने खोए हुए आत्मसम्मान को वापस पाने और अपने बच्चे के उस मासूम विश्वास को फिर से जीतने के लिए आखिर किस हद तक जा सकते हैं। ये कहानी हमें इसी एक गलत समझे गए माप के भारीपन और माता पिता द्वारा बनाए गए आदर्शों की नाजुकता पर सोचने पर मजबूर कर देती है।